बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी प्यार के इंतजार में। आज उसने मुझे गले से लगा लिया और उसके बिना कुछ कहे मुझे महसूस हुआ कि मैं उसे सचमुच चाहती हूँ। अच्छा लग रहा है, खुश हूँ। नहीं जानती थी कि प्यार मेरी जिंदगी में इस तरह दस्तक देगा, चोर दरवाजे से। पर इतना जान गई हूँ कि मोहब्बत हमेशा जन्म जन्मांतर की कस्मों, वादों और अटूट रिश्तों जैसी बात नहीं होती है। ये कभी कभी एक छोटा सा टुकड़ा होता है वक्त का, कुछ सेकंड्स, जिसमें एहसास सिमटा होता है किसी तारे के टूटते समय दुआ मांगने के जैसा, जो गुदगुदा कर गायब हो जाता है। 16 दिसंबर 2010। मैंने डायरी बंद करके छत की मुंडेर पर रख दी और हाथ में पकड़ी कॉफी का एक बड़ा सा घूंट भर लिया। गर्माहट गले से नीचे उतरी तो आराम लगा, वरना ठंडी हवा से कपकपी छूट रही थी। पचमढ़ी में टेम्परेचर आज 10 डिग्री का था। मैंने शॉल को अपने चारों तरफ और कस लिया। सामने सागौन के ऊंचे पेड़ों से ढकी सतपुड़ा की पहाड़ियों के पीछे कहीं सूरज ढलने जा रहा था। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। हमेशा हो जाता है जब भी मैं अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलटती हूँ। कुछ घंटों के लिए बेचैन हो जाती हूँ। मन 10-15 बरस पीछे पहुंच जाता है, जब मैं, नैना और मनीष कॉलेज में साथ पढ़ रहे थे। वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। कॉलेज के बाद देर रात तक इंदौर के सराफा में खाते पीते हम दोस्ती के साथ जिंदगी का हर स्वाद चख रहे थे। मनीष एक नंबर का चटोरा। शिफाली, ये ट्राई करें भुट्टे की ब्रेड रोल। चल कुल्फी खाते हैं यार स्ट्रॉबेरी के साथ। मैं भी खाने की शौकीन थी, लेकिन नैना वो हर चीज में बैलेंस बना के रखती, क्योंकि उसका सपना एयर होस्टेस बनने का था। वो अपने आप को फिट रखना चाहती थी। नैना की तरह मनीष ने भी अपना सपना तय कर रखा था, अपने पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी को नई ऊंचाइयां देने का। हम तीनों दोस्तों में एक मैं ही थी जो अब तक नहीं तय कर पाई थी कि क्या करना है। कभी कभी मेरे पढ़ने के शौक और डायरी लिखने की आदत देखकर सबको लगता था कि मैं लेखक बन जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये मेरा सपना है, क्योंकि डायरियां तो मेरा एकदम अपना कोना थी, मेरा पर्सनल हाइड आउट। और मैंने जब कभी सपना देखा भी तो उसमें मुझे मनीष ही नजर आया। हल्के घुंघराले बाल और चमकती बच्चों जैसी आंखों वाला वो लड़का जो मुझे पता नहीं कब से बहुत अच्छा लगता था। मैं तब शायद उसकी हो जाना चाहती थी। बस मेरी डायरी उसी के जिक्र से भरने लगी थी। फिर एक दिन रात के 10 बजे उसने मुझे गर्ल्स हॉस्टल के नीचे बुलाया। वहां 8 बजे के बाद किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी, पर उससे क्या। छिपते छिपाते मैं 4 मंजिल सीढ़ियां उतरती हुई बाहर आई तो सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। मनीष ने मुझे देखते ही कलाई पकड़ के वहीं बेंच पे बिठा दिया और एक बड़ा सा गुलाबी ग्रीटिंग कार्ड मुझे पकड़ा दिया। मैं भौचक्की उसका मुंह देख रही थी, और वही हुआ जो कई कई कहानियों, फिल्मों और टीवी सीरियलों में हो चुका था। वो मुझसे उस कार्ड पर नैना के लिए कोई बहुत खूबसूरत बात लिखवाने आया था। ऐसी बात जिसे पढ़कर वो मनीष के प्यार के लिए मना न कर पाए, झट से हाँ कह दे। 18 साल की उम्र में उस दिन पहली बार मेरा दिल बेआवाज टूट गया था। नैना वेड्स मनीष। ये 3 शब्द मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे शब्द हैं। मैंने उस रोज अपनी डायरी में लिखा था। हालांकि अब सोचती हूँ तो हंसी आती है अपने आप पर। बचपना था वो मेरा। 18-19 की उम्र भी कोई प्यार मोहब्बत समझने की होती है। तब तो मुझे इतनी भी अकल नहीं थी कि ये समझ पाऊं कि जिंदगी से चाहती क्या हूं। दोस्त के रूप में मनीष करीब था, इसीलिए उसी को हर खाके में फिट करने लगी थी। और नैना, वो खुद से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। हर छुट्टी वाला दिन अपनी ग्रूमिंग पर खर्च करती। उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में बोलना सीख रही थी। मैं अकेले में मनीष का नाम बोल बोल कर ही खुश हो जाती थी।
दीदी खाने में क्या लेंगी? मैं चौंक गई। आसमान गहरा गया था, पता ही नहीं चला कब शाम बीत गई। सारा कसूर इस डायरी का है। इसके 2 पन्नों के बीच में न जाने कितना सारा वक्त छिपा रहता है जो लम्हा लम्हा मेरे आज को ढांक लेता है। सादी सी खिचड़ी बना लो उमा, मैंने जोर से आवाज लगा के कहा और भीतर चली आई। पचमढ़ी में आकर कॉलेज लेक्चरर की नौकरी कर लेने के बाद मेरी जिंदगी बड़ी सादा हो गई है। इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में ज़्यादातर तो टूरिस्ट ही होते हैं और जो बाकी हैं वो होटल या रेस्टोरेंट चला रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आकर रहने के अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अकेलापन यहाँ मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत की तरह मिला। उस रोज मेरी लिखी लाइंस को पढ़ने के बाद नैना ने मनीष का प्रस्ताव झट से कबूल कर लिया था। वो मेरी दाहिनी कलाई पकड़े पकड़े कहती जा रही थी, सुनना शेफाली, देख तो कितना अच्छा लिखा है मनीष ने। मैं नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसकी पकड़ मेरी कलाई पर कस रही थी और मैं अपनी बाईं कलाई देख रही थी जिस पर पिछली रात मनीष की उंगलियां छप गई थीं जब वो मुझसे जिद कर रहा था, शेफाली लिखना कुछ यार तू एकदम पोएट टाइप लिखती है, और भी थोड़ा लिख देना, नैना खुश हो जाएगी। उस रात मैं सोई नहीं थी। रात भर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पलटती रही कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे पीजी किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए, लिटरेचर में या साइकोलॉजी में। उस रात मैंने पहली दफा मनीष का सपना नहीं देखा था। पहाड़ों की सुबह बड़ी ताज़ी और नर्म होती हैं। मैं हल्का महसूस कर रही थी। तैयार होकर ठीक 10 बजे कॉलेज पहुंच गई। क्लासेस बस दोपहर तक होती हैं। उसके बाद का सारा समय मेरा अपना, जिसे मैं किसी के साथ नहीं बांटना चाहती। शादी कर ले शेफाली, कब तक ऐसे रहेगी? तेरे सारे दोस्त परिवार बसा चुके हैं। माँ के उलाहने अनसुने करके 5 साल पहले मैं यहाँ चली आई थी। यहाँ यानी सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। छोटा सा हिल स्टेशन, छोटी सी नौकरी, ठीक ठाक तनख्वाह और ढेर सारा सुकून। लेकिन ये सुकून मेरे पास हमेशा से नहीं था। 19 साल की उम्र में जो एक बार खोया तो फिर किताबों में सर घुसा लिया था। नैना और मनीष की शादी में भी एग्जाम्स का बहाना करके नहीं गई। सारे दोस्त और सहेलियां ताने देते रहे। नैना और मनीष ने जी भर के कोसा। उन्हें कैसे बताती कि प्यार में पड़ जाना आसान था, लेकिन प्यार को भीतर दबा कर रखना, जाहिर न करना कितना मुश्किल। वो भी जब आंखें उसे देख रही हों, कान सुन रहे हों। तो सबसे आसान तरीका था पर्दा गिराकर फिर सीन ही बदल दिया जाए। मैंने एमए में यूनिवर्सिटी में टॉप किया और फिर रिसर्च के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं ज़्यादातर इंदौर में ही रहने लगी थी। होशंगाबाद में घर पर रह पाना मुश्किल था। शादी की गुहार लगाती माँ, बुआ, मौसियों से कौन जूझता। मनीष और नैना अपने अपने सपनों के साथ भोपाल में सेटल हो गए थे। मनीष बिजनेसमैन और नैना एक डोमेस्टिक एयरलाइन में एयर होस्टेस। मैं आते जाते उस शहर से गुजरती, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने का कभी मन नहीं किया। मिलने न जाने के बहुत सारे कारण थे। एक तो नैना बिजी रहती थी। उसके महीने के 20 दिन 25 दिन तो फ्लाइट में ही गुजरते। मनीष जरूर जिद करता, कभी तो रुक जाया कर यार, फॉर ओल्ड टाइम से, कितने अच्छे दोस्त हैं हम। मैं बस हंस के टाल देती, हाँ आऊंगी कभी। और फिर मन में सोचती, नहीं कभी नहीं। मेरा रिसर्च वर्क बस खत्म होने को था। सारा दिन मेरी आंखों के सामने अक्षर नाचते रहते थे। किताबों की महक नाक में भरी रहती। हॉस्टल की स्टडी टेबल पर किताबों, रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ बनता जा रहा था। उन्हीं दिनों मुझे किसी काम से भोपाल जाना पड़ा। वहां मुझे कोई 1-1.5 महीना रहना था। यूनिवर्सिटी में रहने का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया। कुछ दिनों की बात थी तो किसी सस्ते से होटल में ठिकाना बना लेने का ख्याल लिए मैं इंदौर से भोपाल चल पड़ी। स्टेशन पर सामान उतार कर कुली खोज रही थी कि एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने पुकारा हो, एकदम करीब से। शेफाली। मैं चौंक कर पलटी। 5 साल बाद मनीष फिर मेरे सामने था। ये उन्हीं सर्दियों की एक शाम थी, नवंबर 2010।
मनीष और नैना मुझे खींचकर जिद करके अपने घर ले आए हैं। उनके 2 मंजिले घर की ऊपर की मंजिल का एक कमरा मेरे लिए सजा दिया गया है। पढ़ने के लिए तेज रोशनी, छोटा सा फ्रिज, एक बड़ी सी टेबल और नर्म सा बिस्तर। नैना खुश है, बार बार मुझे गले लगा रही है, लेकिन मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मनीष के इतने करीब। ये मेरी डायरी का वो पन्ना था जिसे मैं कई कई बार एडिट करना चाहती थी, इस उम्मीद से कि इसमें लिखा एडिट करने से शायद बीते दिन भी बदल जाएं। नैना और मनीष के घर में रहना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। दिन तो मैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ही बिता आती, काम न भी हो तो वहां की लाइब्रेरी में नोट्स बनाने बैठ जाती, लेकिन शाम को तो लौटना ही होता। शुरू के कुछ दिन तो नैना ने छुट्टी ले ली थी। वो मेरा इंतजार करती, हम साथ खाना खाते। मनीष पुराने कॉलेज के दिन याद दिलाता रहता था। मैं असहज हो जाती क्योंकि उसकी यादों में मेरे ही किस्से होते। शेफाली, तेरे हाथ में हमेशा एक डायरी और पेन होता था, याद है? और सबके ग्रीटिंग कार्ड्स तुझसे ही लिखवाए जाते थे। न जाने कितनों को प्रपोज किया होगा तूने। वो हंस हंस के बोलता जाता। पता नहीं क्यों मैं अकेले में मनीष का सामना करने से कतरा रही थी, लेकिन अपने आप का सामना तो मुझे करना ही था। उन दिनों किसी रोज मैंने डायरी में लिखा, मुझे लगा था मनीष मेरी डायरी में पलने वाला एक चुप्पा शख्स है, लेकिन नहीं, वो कितना बोलता है और मुझे अब भी उससे कितना प्यार है। मैं खुद को अपराधी समझ रही हूँ। दिमाग सही गलत, ऊंच नीच के पैने तर्क कर रहा है। 11 नवंबर 2010। आजकल अपनी डायरी में कुछ अच्छा लिख रही हो या बस रिसर्च पेपर काले करने में लगी हो? मनीष पता नहीं कब से वहां खड़ा था। मैं अचकचा गई, डर गई कि कहीं उसने पढ़ तो नहीं ली थी मेरी आंखें, मेरा चेहरा भेद तो नहीं खोल रहा। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। लेकिन उन्हीं दिनों में नैना की आंखें पढ़ रही थी। एक अजनबीपन तारी था उनमें, एक अनमना सा भाव। उस शाम हम तीनों तालाब के किनारे बैठे थे। बीच में बनी मजार पर लहरें टकरा टकरा कर लौट रही थीं। मनीष हमारे लिए भुट्टा सिकवाने चला गया। नैना ने मेरी कलाई थाम ली, बोली, मनीष बदल गया है, शायद मैं भी। हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा शेफाली। उसका बिजनेस, मेरी फ्लाइट ड्यूटीज, बस यही बाकी है। बदल गए या ना? कब? कब से? मैं घबरा गई कि कहीं मेरे आने से तो नहीं आया ये बदलाव, पर मुझे आए तो अभी 10 दिन ही हुआ था। नैना ने मेरी कलाई छोड़ दी। दूर से एक एक हाथ में 2-2 भुट्टे लाते मनीष को देखकर मुस्कुराई और बोली, हम दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं शेफाली। वो सेटल्ड लाइफ चाहता है, मैं बादलों में उड़ना चाहती हूँ। और भी बहुत कुछ है जो अलग है, बल्कि सब कुछ। बट यू बोथ लव ईच अदर, राइट? मैंने हिचकते हुए सवाल किया। पता नहीं मैं जवाब में क्या सुनना चाहती थी। याद नहीं नैना ने क्या कहा था। नैना और मनीष के घर में रहते हुए मुझे रात के सन्नाटों में कई बार दोनों की तल्ख आवाजें सुनाई देती। मैं कान में रुई ठूंस लेती। कई बार रिश्तों का सच हमें हिला देता है। कई बार सच पर पर्दा पड़े रहना ही बेहतर विकल्प होता है। कभी कभी मनीष ऊपर चला आता 2 कप कॉफी लेकर। हम ज्यादा कुछ कहते सुनते नहीं, पर होता है ना ऐसा, किसी का करीब होना ही मन पर ठंडे फाहे की तरह महसूस होता है। बस वैसा ही। पूरे 45 दिन उन दोनों के साथ रहने के बाद वो मेरे लौट जाने का दिन था। मैं ऊपर अपने कमरे में बिखरा सामान समेट रही थी। बार बार लगता जैसे कुछ छूट रहा है। शेफाली, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मनीष खड़ा था। मैं पलटी तो वो मेरे एकदम करीब था। मैं एक कदम पीछे हट गई। वो मेरी आंखों को देखता रहा, जिनको मैंने किसी तरह बह जाने से रोक रखा था। वो और आगे बढ़ा और मुझे कस के अपने गले से भींच लिया। मैं जरा सा कसमसाई और फिर छोड़ दिया खुद को। मुझे लगा जैसे मैं उसका नाम बुदबुदा रही थी। मैं हैरान थी। सोचा था कि जो 18 बरस की कच्ची उम्र में महसूस किया था वो प्यार नहीं था, लेकिन जो अब महसूस हुआ था उसे क्या कहूं। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है माना, लेकिन सबसे उलझा हुआ गुत्थम गुत्था एहसासों का पुलिंदा। नैना के घर यानी मनीष के इतना करीब रहने के बाद
मुझे अपने भीतर के कुछ छिपे रंग नजर आए और उन रंगों को मैं मनीष के सामने बिखेर आई हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हट जाना होगा यहां से। एक बार फिर पर्दा गिराकर सीन चेंज करने का वक्त आ गया है। 18 मार्च 2010। दीदी, ये क्या पुराना कबाड़ खोल के बैठी हैं आप? कितना पढ़ाई करेंगी? उमा की आवाज सुनकर मैंने घड़ी की तरफ देखा और हाथ में पकड़ी डायरी परे सरका दी। 2 घंटे बीत गए थे। आज अरसे बाद मन किया था छोड़ आए वक्त को पुकारने का, जैसे कोई कटी हुई पतंगों को बड़ी उम्मीद से पेड़ों की शाखों से उतारता हो। मैंने उमा को सब समेटने का कहकर अपना फोन उठाया। कॉलेज के किसी दोस्त का फोन आता ही होगा। मेरे बैच के 10-15 लोगों का एक ग्रुप पचमढ़ी घूमने आना चाहता है और इंतजाम की बागडोर मुझे सौंप दी है। मैंने कोशिश की थी टालने की। अरे पचमढ़ी क्यों भाई, कहीं शिमला, मसूरी, गोवा वगैरह जाओ ना, ये छोटी सी जगह है। लेकिन मेरी कौन सुन रहा था, वो सब तो तय कर चुके थे। ठीक है, कर दूंगी सारे इंतजाम, अपनी ज़रूरतें बताओ। मैंने हार के हथियार डाल दिए और आज मेरे पास नामों की लिस्ट आई थी। नैना, मनीष, 2 नामों पर जाकर मन उलझ गया था। उस शाम नैना और मनीष के घर से निकलते हुए मैंने उनसे कभी न मिलने की कसम खाई थी। अपनी पोस्टिंग पचमढ़ी करवा ली, पुराने फोन नंबर बदल डाले, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। हम नहीं मिले, पिछले सालों में एक बार भी नहीं। शाम को मैं एक होटल के बुकिंग काउंटर पर खड़ी थी। 12 रूम चाहिए थे। मिस्टर एंड मिसेस अंकित शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस विनीत अग्रवाल, मिस्टर एंड मिसेस सोहेल खान, मिस्टर एंड मिसेस। मेरे गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। नैना एंड मनीष। बुकिंग करके मैंने नाम और कमरों के नंबरों की लिस्ट सबको मेल कर दी। होटल से निकलकर मेरा घर जाने का मन नहीं हुआ। मैं दिशाहीन यहाँ वहाँ टहलती रही। पाइन की पत्तियों की महक आई तो एहसास हुआ कि मैं कितनी दूर जंगल के भीतर चली आई थी। मनीष को फिर से देखने का ख्याल मुझे डरा रहा था। पिछली मुलाकात में उसका मेरे करीब आना कई सवाल खड़े कर रहा था। बरसों से पेपरवेट के नीचे दबे कागज के पुर्जे जैसे अचानक हवा में उड़ने लगे थे। अंधेरा होने लगा तो मैं वापस जाने के लिए पलट गई। तभी मेरा फोन बजा। कोई अननोन नंबर था। शेफाली, मैं नैना। वहां से आवाज आई। नैना, कैसी हो? मैंने आवाज में एक चम्मच खुशी घोली। ठीक हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। लेकिन फोन इसलिए किया कि तुमने जो रूम बुक किए ना उनमें से एक चेंज कर दो प्लीज। मेरे और मनीष के लिए अलग रूम्स चाहिए होंगे। व्हाट? मैं चौंक गई। आई मीन व्हाई? अब हम साथ नहीं रहते शेफाली, हमें अलग हुए कई साल हो गए। बांस, शीशम और साल के पत्तों की जंगली खुशबू अपने में समेटे मैं घर लौट आई। पर आज जंगल ने मुझे हमेशा जैसा सुकून नहीं दिया। दिमाग बार बार नैना की बात पर अटक रहा था। वो और मनीष अब साथ नहीं। मन के किसी कोने ने छिप छिप के जो दुआ की थी वो जब पूरी हो गई तो मैं खुश क्यों नहीं थी? मैं तो उसको हमेशा से पाना चाहती थी। 18 की उम्र में जब उसने नैना से प्यार किया तब, फिर उसने शादी की तब, फिर उसके घर 1.5 महीने बिताने के बाद आखिरी दिन उसने मुझे अपने सीने से लगाया तब भी। इतने बरस मैंने उससे प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया, बल्कि उसकी तरफ से भी खुद को प्यार करती रही थी। घर पहुंचकर मैं चुपचाप कमरे की बत्तियां बुझाकर सो गई। कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप पचमढ़ी पहुंच गया था। मैं भी नाश्ते के समय वहीं होटल पहुंच गई। मुझे सबने खूब उलाहने दिए क्योंकि एक मैं ही थी जो सबसे कटी हुई थी। चुपचाप सब के ताने सुनती रही। नैना देर तक मेरे गले लगी रही। मैं उसकी तकलीफ सोख लेना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि तुम दोनों के अलग होने की वजह कहीं मैं तो नहीं। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर न तकलीफ देखी, न आंखों में कोई गिला शिकवा। हमेशा की तरह कड़क पहनावा और टिप टॉप मेकअप। मिस्ड यू अ लॉट कहते हुए वो पास बैठ गई। मैंने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, तुम और मनीष क्या हुआ नैना? कुछ नहीं हुआ शेफाली, यही तो बात है। वो लापरवाही से हंस दी। मैंने अपने भीतर की हिम्मत समेटी और पूछा, जब मैं वहां तुम दोनों के साथ थी तब, उसके बाद? मुझे अकुलाहट होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछूं, कैसे पता लगाऊं कि उन दोनों के अलग होने की वजह मैं तो नहीं थी। फिर लगा क्या फर्क पड़ता है, 2 लोगों के साथ होने की या अलग हो जाने की वजह
अक्सर कोई तीसरा लगता है लेकिन वास्तव में होता नहीं। मैंने दूर किसी टेबल पर बैठे मनीष को देखा। इतने सालों में वो थोड़ा बदल गया था। उम्र के निशान यहाँ वहाँ झलक रहे थे। मेरे भीतर टीस उठने लगी। उसके पास जाकर बैठने की ललक भी। बीच में आते कई भूले बिसरे चेहरों को पार करती उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो देख रहा था मुझे, जैसे कोई पंछी टोह लेता हो किसी डाल पर बसेरा करने के पहले, जैसे नाविक परखता है लहरों को अपनी नाव किनारे लगाने के पहले। आने वाले 1 हफ्ते हम सब पचमढ़ी घूमते रहे, पर सबके बीच मैं खुद को और मनीष को तलाशती रही। मुझे लगा जगह मिलते ही मेरे अंदर दबा प्यार फिर पांव पसारने लगा था। पीठ पर पंख उगने लगे। मनीष और मेरी नजरें बार बार टकरा जाती। पता नहीं क्या चल रहा था उसके भीतर। अब वो नैना का नहीं था, पर मेरे लिए शायद इतना काफी नहीं था। मुझे शायद इंतजार था उसका मेरा हो जाने का। बस इतनी सी थी ये कहानी।